गढ़वार्ता में आपका स्वागत है। गढ़वार्ता में हम प्रयासरत हैं आपके समक्ष उत्तराखंड की कहानियों को लाने के लिए। गढ़वार्ता के प्रथम अंक में आज हम आपके समक्ष 2 अक्टूबर 1994 की घटना की कहानियों में से एक प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तराखंड के राज्य आंदोलन की कहानियाँ कुछ भागों में आपके समक्ष रखी जाएंगी। आशा है आपको हमारा यह प्रयास सराहनीय लगेगा। आज के हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं मनोज ध्यानी जी, जो मूलतः ग्राम इगर पट्टी कौड़िया, तहसील सतपुली, जिला पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी हैं। मनोज ध्यानी जी ने 1994 की उस घटना को अपनी आंखों से देखा है, उस घटना को जिया है और आज की वार्ता में मनोज ध्यानी जी अपने उन अनुभवों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। मनोज जी, गढ़वार्ता में बहुत स्वागत है आपका जी। आज हम जो बात कर रहे हैं वो 2 अक्टूबर 1994 की जो घटना हुई उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के दौरान, जिसने एक बहुत गहरा घाव उत्तराखंड के जनमानस पर छोड़ा है। और आप क्योंकि आंदोलनकारी रहे हैं और उस घटना को आपने बहुत करीब से देखा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर 1994 की उस घटना को आप आज 25 साल के बाद कैसे याद करते हैं? अ, उम, अश्वनी जी, जो उस घटना को अनुभव को मैं 2 तरीके से बाँट सकता हूँ। एक तो मेरा व्यक्तिगत कि मुझे क्या वहाँ पे सामना करना पड़ा। जो मैं मंज़र देख रहा था, उसने मुझे बहुत उद्वेलित किया। और अगर आप ये लगाएँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर का एक व्यक्ति उस घटना के बाद इतना पीड़ित महसूस करता है कि वो अपनी कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ दे और उसके बाद आंदोलन में कूद जाए, तो उसने कितनी पीड़ा दी होगी। महिलाओं के साथ जो हुआ, युवाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया, उत्तराखंड के समाज के साथ जिस तरीके का व्यवहार होता था, वो बहुत ही मतलब विभत्स रहा। लेकिन 2 अक्टूबर का वो दिन ऐतिहासिक दिन इसलिए था कि उसको राष्ट्रीय पर्व था। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिवस माना जाता था, शांति का दिवस माना जाता था। और उस राष्ट्रीय दिवस पे जहाँ तक उत्तराखंड के राज्य की स्थापना की जो नींव थी, हालांकि नींव अलग अलग तरीके से बनती है, लेकिन उस घटना ने उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से अलग कर दिया था। और ये इस तरीके की दशा उत्पन्न हो गई थी कि अब उत्तर प्रदेश के साथ वी कैन नॉट लिव। शायद उससे पहले ये ऐसा नहीं हो रहा था। हम लोग उत्तराखंड की मांग कर रहे थे, लेकिन रामपुर तिराहे की घटना ने उत्तराखंड के लिए ऐसी संजीवनी बोई कि उसके बाद उत्तराखंड के लोगों ने ये प्रण ले लिया, दृढ़ प्रण ले लिया कि नो मोर, हम अब उत्तर प्रदेश के साथ नहीं रह पाएंगे। और तत्कालीन जो सरकार थी, बहुत बड़ा उत्पीड़न हमारे साथ हुआ था। 25 साल बाद इतिहास का वो एक ऐसा दिन है, एक ऐसा पड़ाव बन गया कि जिसमें हम अपने शहीदों का स्मरण करते हैं, उन घटनाओं को ध्यान करते हैं। साथ साथ में जब आज की न्यायिक व्यवस्था की हम लोग स्मरण करते हैं, चर्चा करते हैं, तो क्योंकि उत्तराखंड के उन माताओं को जिनके साथ अन्याय हुआ, बलात्कार जैसी घटनाएं, मोलेस्टेशन, देखिए गोली जरूर लगी है मुझे वहाँ, लेकिन हमको गोली इसलिए लगी क्योंकि हम माताओं की आबरू को कोई छेड़ने की कोशिश करे तो नहीं रहा गया। और
उसमें हमारे को प्रताड़ना होगी। लेकिन उन मातृशक्ति को आज भी न्याय नहीं मिला है, आज भी वो लंबित है मामले। तो उस दृष्टि से लगता है कि ये मनन करने का दिन भी है 25 साल बाद, कि भारतीय न्याय व्यवस्था में जस्टिस डिलेड is justice denied actually, and we are denied justice till the date. तो भारतीय न्याय व्यवस्था को, भारतीय व्यवस्था को, हमारे संघीय ढांचे को, हमारे प्रत्येक मंत्रिका को ये विचार करना चाहिए कि हम ये न्याय व्यवस्था को जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे और स्पीडी डिलीवरेंस की वो नहीं करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं कुंठा समाज में पैदा कर सकती है, क्योंकि समाज में एक तरीके के लोग नहीं होते सोचने के। तो इसलिए हमारे को इस न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। एक दर्शन ये भी वहां से निकल कर आता है। जी। उस दिन की जो घटना है, क्या कुछ रहा और क्या हुआ उस दिन, अगर आपको याद हो? 2 अक्टूबर, आई थिंक 1 या 2 अक्टूबर की वो दरमियानी रात थी। तो उस दिन हुआ क्या एग्जैक्टली exactly? किस तरह से घटनाक्रम अनफोल्ड हुआ? उत्तराखंड के लोग दिल्ली में एक रैली कॉल की गई थी लाल किला मैदान, और समूचे उत्तराखंड से लोग वहां पहुंच रहे थे कि हमें बसों से जाना है, और बड़ा उत्साह था कि हम दिल्ली पहुंचेंगे लाल किला में और अपनी बात दिल्ली सरकार के समक्ष रखेंगे। और आप ये समझिए कि पहाड़ों से ऐसे लोग उतर आ रहे थे जिन्होंने कभी देहरादून में नहीं देखा था, मतलब तराई क्षेत्र में नहीं देखा था, उन्होंने कभी जीवन में ट्रेन नहीं देखी थी। वो लोग भी गाड़ियों से बैठ बैठ के भर भर के कि दिल्ली चलेंगे और दिल्ली में हम, और एक इस तरीके का वातावरण बन गया था, माहौल बन गया था कि जैसे कि दिल्ली हम सीधे, हमें प्रधानमंत्री मिलने वाले हो या राष्ट्रपति जी मिलने वाले, और हम वहाँ पे प्रतिवेदन रखेंगे और उत्तराखंड लेके आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का माहौल था, उत्सव का माहौल था। तिलक लगाकर सबको रवाना कर रही थी यहाँ, जो नहीं जा पा रहे थे, लेकिन जो जा रहे थे उनका इस तरीके से वो था कि ये लोग कितने महान कार्य के लिए सबके सब जा रहे हैं। पुलिस की चेकिंग हो रही थी अलग अलग जगह, मोहन में भी। हम लोग देहरादून से गए तो हमारी पहले ये दर्शन लाल चौक जो है वहाँ पे गाड़ियों की चेकिंग हुई, उसके बाद मोहन में हुई। मोहन के बाद हम लोग पहुँचे गुरुकुल नारसन। गुरुकुल नारसन में रात्रि धूप अंधेरा था, और वहाँ काफ़ी बदतमीजी पुलिस के, और ये कहा जाता है कि उस समय जो राजनीतिक पक्ष था उसके गुंडों द्वारा किया गया। बहरहाल वहाँ से कूच करके कुछ लोग घायल हुए वहाँ झड़प उड़प में, तो वहाँ से थोड़ा सा तनाव सा बनने लग गया था। जब हम लोग रामपुर तिराहा में पहुँचे तो मुझे स्पष्ट स्मरण है कि हमारे और करीब पुलिस बल के बीच में लगभग 100 मीटर का फासला रहा होगा, और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स थी। आंदोलनकारी जो नेताओं के लीडर्स थे वो सब ने रोका हुआ था। हम सब युवा बड़े जोश में नारे लगा रहे थे, और सभी के मन में ये एक आक्रोश भरा पड़ा था कि हम क्यों नहीं, मतलब दिल्ली की ओर जा पा रहे हैं, हमको क्यों रोका जा रहा है। और क्योंकि वो लेटर्स हमारे पास थे, हमारे प्रत्येक बस में उस लेटर को, आज भी मेरे पास वो पत्र है जिसमें एग्रीमेंट है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का और उत्तराखंड जो आंदोलनकारी संचालन समिति, संयुक्त संघर्ष समिति थी, उसके नेतृत्व के बीच में। तो वहाँ पे ये अब क्योंकि हमें अनुमति थी तो हम जा रहे थे, और रोकने का कोई प्रोविज़न नहीं था। तो पुलिस ने बहुत अचानक ऑल ऑफ ए सडन चार्ज करना शुरू किया। उस चार्ज करने के कारण युवाओं में बहुत भगदड़ मची,
क्योंकि मॉलेस्टेशन की जो घटना थी वो हम गुरुकुल नारसन में देख चुके थे। आक्रोश हमारे भीतर भी था। गुरुकुल नारसन में पहले एक बार जो है झड़प हो हाँ, चुकी थी। झड़प हो चुकी थी और वहाँ मॉलेस्टेशन जो है हमने देखा है ना। अच्छा। मतलब इवन साड़ी उड़ते हुए देखी है ना। तो कई चीज़ें हैं नहीं बोली जानी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो वो आक्रोश हमारे भीतर भी था और पुलिस को रोकने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं थे। अ, लेकिन वो टीयर गैस चल रही थी, आंसू गैस के गोले दाग रहे थे, लाठी चार्ज हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने भी कोशिश किया कि इनको रेजिस्ट किया जाए। और रेजिस्ट करने के लिए वहाँ कुछ था ही नहीं। अब रेजिस्ट क्या करेंगे जहाँ पे आपको गोली लठ पूरी एकदम विद बैटन्स पुलिस फोर्स अगर आपको चार्ज करे, यू कैन नॉट रेजिस्ट। एंड फिर भी क्योंकि महिलाएं थी, बहुत सारे युवा थे, समझ नहीं आ रहा था कि भाई तो कब तक हम भागेंगे पीछे दौड़ते दौड़ते। देहरादून तो भागते हुए जा नहीं सकते। तो वहाँ कुछ युवाओं ने ट्राइड किया कि रेजिस्ट करें, और जब रेजिस्ट करने की कोशिश की दे ओपन फायर, और उन्होंने फायरिंग ओपन की। मेरे भी दोनों ही साइड से कानों से निकली, तो और बस के जो बोनट्स हैं उन पे लगी, तो ये समझ आ गया था कि दे आर फायरिंग इनडिस्क्रिमिनेटली। एक होता है वार्निंग शॉट्स दिए जाते हैं, अनाउंस किया जाता है, दैट वाज नॉट डन। अनाउंसमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, कोई नथिंग warning? नथिंग नॉट एट ऑल, कुछ नहीं। और दे वर फॉर्मिंग ए वी शेप, एक वी शेप में चार्ज करते हुए आ रहे थे। मतलब आप बच नहीं सकते, फॉर्मेशन इस जो तरीके की उनकी फॉर्मेशन थी। मतलब आपको इधर से भी ट्रैप करेंगे, इधर से भी, और सामने से भी ट्रैप करेंगे। ये नहीं था, तो जो साइड वाली जो है वो क्लियर करेंगे आपको, और इधर से रहेंगे। तो जब वो चार्ज करते हुए मेरे और मतलब हम सभी की ओर बढ़े, तो मेरे को भी गोली लग गई। गोली लगी तो आई हैड ए जैकेट, मेरे पास एक ब्लू कलर का जैकेट था। मैंने वो जैकेट उतारा, और वो जैकेट उतार के किसी को दिया कि आप जाइए, फायरिंग हो रही है, गो। जैकेट इसलिए दिया कि आई हैड सम डॉक्यूमेंट्स उसमें, क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव था तो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। उसके अंदर मेडिसिन्स थी, उस समय प्लेग फैला हुआ था दिल्ली में। अच्छा। तो वी वर पुटिंग ऑन मास्क भी लगा के, मैंने तो नहीं लगाया था, लेकिन काफ़ी लोग मास्क लगा के जा रहे थे। और वो जो मेडिसिन्स थी वो उसके अंदर मैंने काफ़ी बाय करके कि कोई हमारे यहाँ से इन्फेक्ट ना हो, तो दैट मेडिसिन वाज दियर प्रिकॉशन के तौर पर। तो वो इसलिए दी कि क्या कहते हैं, कम से कम ये मेडिसिन इनके पास रहे। एंड आई आज द यूथ कि भाई आप जाइए, यहाँ फायरिंग हो रही है। एंड मैं लहूलुहान था, तो मेरे बुलेट इंजरी लग चुकी थी, हाथों में छिल गए थे वो गन शॉट से। एंड आई फेल डाउन, आई जम्प्ड इन ए सिक्योर, एक ही पाँव से मैंने कूद के एक कोर्ट में आया। और आई कुड, मतलब रन करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मतलब पॉसिबल ही नहीं था उसमें। तो एक ही टांग से कूदा, तो एक सेफ्टी पॉइंट हो कि शायद वहाँ पर फर्दर जो है शॉट ना आए। एंड देन आई, क्योंकि मैं एनसीसी का स्टूडेंट रहा हूँ उसमें, तो आई लाई डाउन, मैंने उल्टा लेट गया और अपने सर को हाथ इस तरीके से पीछे रख दिए। तो सुपोसेडली वो चार्ज करते हुए आते हैं, तो दे विल कहीं बट वट से मारें या लाठी से मारें, तो ये था। और उसके बाद बूटों की आवाज़ आती रही। फिर कहा गया कि भाई इसको उठा लो, इसको रहने दो, इसको उठा लो। तो मैं ये समझ रहा था, ये जिसको कह रहे हैं इसको उठा लो, प्रोबेबली दे आर डेड। ये लोग कोई हमारे साथी जो है, क्योंकि जब मुझे गोली लगी थी, तो उससे पहले मैंने गोली, मतलब जांग देखी ब्लास्ट होते हुए, चीथड़े उड़ते हुए,
पेट में लगी तो पेट का चिथड़ा उड़ते हुए, तो ये लग रहा था कि शायद ही कोई बचा। बचा होगा। हम्म, अच्छा, हमारे बीच में एक मिसकंसेप्शन भी उस समय होता था कि जब गोली लग जाती है तो जहर फैलता है हम्म, और वो कुछ सेकंडों में, तो मैंने कहा मैं तो इवन आई विल डाई, हम्म, है ना, मतलब आई वोंट सरवाइव, ये नहीं था कि आई वुड सरवाइव, है ना, तो ये था। तो बहरहाल ये था कि ये जो डेड हैं उनको कह रहे हैं कि इनको उठा लीजिए और जो घायल है तो इनको रहने दीजिए। तो मुझे फिर पलटाया गया। तो जब पलटाया, एक पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने पलटाया, तो मैंने आंखें खोली तो सामने अधिकारी और एक पुलिस के जवान वगैरह खड़े थे। तो मैंने उनसे प्रश्न, सर दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट आंदोलनकारीज एंड यू आर ओपनिंग फायर विदाउट एनी वार्निंग शॉट्स, और इस तरीके से मैंने बोलना शुरू किया। तो मेरा इतना बोलना था कि सम पर्सन, पुलिस पर्सनल था जिसके वाइट उसने बांधे हुए थे एंड प्रोबेबली उसे हिट किया होगा कोई पत्थर वत्थर, ईटा उटा जो आंदोलनकारियों के था, तो वो मतलब ब्लड स्टेन्ड भी था। तो ही केम रनिंग और बड़ा अब्यूसिव वर्ड्स उत्तराखंड के लिए, और आपको मतलब आई कैन नॉट टॉक दोज वर्ड्स, बहुत गंदी अभद्र भाषा में कि अभी देते हैं उत्तराखंड। और वो दौड़ते हुए आया तो उतनी देर में जितने पुलिस वाले मुझे घेरे हुए थे उसमें, उस अधिकारी के साथ, और नहीं भी रहे होंगे तो 15-20 तो मामूली बात है। तो सबके हाथ जो है लठ में टाइट ग्रिप हो गई थी और उठने लगे थे। और मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा क्षण था कि सब एक एक भी मारते लाठी तो उसी समय प्राण पखेरु हो जाते, मतलब देयर वाज नो शायद जीत वो नहीं होता। बट प्रभु की ऐसी लीला रही कि मेरे मस्तिष्क में जब उनके हल्के से उठे लाठियां उठी, तो एंड आई रिसाइटेड ए लॉट मंत्रास, आंख बंद करके बाद मंत्र बोलने लग गया जोर से। और वो मंत्रों का चमत्कार है या उन्होंने पता नहीं क्या सोच के जो रहा, वट एवर ये हुआ, तो लठ एक भी नहीं पड़ा मुझे, और ना वो जो एग्रेशन के साथ आ रहा था वो आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। वो है, बाद में उन्होंने कहा इसे उठाओ। तो फिर दो लोग आए और एक ने मेरी टांग पकड़ी, तो अब क्योंकि उसमें गन शॉट इंजरी थी, हाथ में थी, दोनों दर्द हो रहे थे, तो मैं कराए भी। और फिर वो एक तरीके से उठाकर ऑलमोस्ट घसीटते हुए, तो सड़क में नीचे जो गिट्टियां सड़क के किनारे, वो गिट्टियां मेरी पीठ छिल रही थी। तो मैंने शेक किया अपनी बॉडी को और उनको बोला भाई तुम गोली मार दो, है ना, शूट मी एंड डोंट टेक लाइक दिस उसमें। अब उन्होंने दो और बुलाए और फिर उन्होंने हाथ से फिर मुझे एक गाड़ी में, तो वहाँ मैंने देखा कि चार एक साथी और जो है वो बुरी तरीके से इंजर्ड है, गन शॉट इंजर्ड है, और उनके साथ मुझे भी उस गाड़ी में डाला गया और फिर हमारे को मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल ले जाया गया। तो मैं अपने उन साथियों को यही बोलता रहा, मैंने कहा यार उत्तराखंड के लिए गोली खाई है, हंसो, है ना, डोंट क्राई। तो मतलब यू आर लकी पीपल कि आपको ये मिला है। तो ये रहा, मतलब वहाँ वो उसको हम देख ही चुके थे किस तरीके से पुलिस ने सारे बसों के शीशे तोड़े थे, कैसे उन्होंने हेडलाइट्स तोड़ दी थी, किस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे, मतलब इट वाज हॉरिफिक सीन जो था वो था। एंड अपने देश के वर्दीधारी अपने ही देश के नागरिकों के साथ ऐसा कर सकते हैं, इट वाज अनबिलीवेबल फॉर मी, मेरे लिए बिलीव करना, क्योंकि माय फादर वाज इन आर्मी, हम लोग आर्म फोर्सेस में यूनिट्स में रहे, अलग अलग रेजिमेंट्स में रहे, न वहाँ
धर्म जात पात इस तरीके का विभेद नहीं होता, एक अलग संस्कृति होती है फौज की। तो बचपन से रहते हुए हम जिन परिवार में रहे, वहाँ भी हमने कभी भेदभाव किसी के प्रति नहीं देखा, सम्मान देखा है। आज के ज़माने में तो लोग बोलते हैं कि जात पात का वो बोलते हैं, लेकिन हमने वो विभेद भी नहीं देखा। आ, उन तो क्योंकि वो नहीं था तो ये बड़ा खतरनाक लगा मुझे, अच्छा नहीं लगा, और उसने प्रभावित किया मेरे फिर आगे के जीवन। तो ये जो जो उसके बाद जब आप लोग हॉस्पिटल में भेज दिए गए, तो प्रशासन का नॉर्मल रवैया कैसा रहा? मतलब क्या एक्सपीरियंस था उसका? कोई लोग सिंपैथी भी रखते मुझे थे, या फिर मोस्टली जो लोग थे वो उत्तर प्रदेश के इसी तरह से थे कि उनको नहीं कोई मतलब नहीं था? नहीं, उन्होंने हमारे को अटेंड किया, जो मेडिकल स्टाफ था उसने अपनी ड्यूटी निभाई, एंड दे अटेंडेड अस। और फटाफट उन्होंने एक्सरे किया हमारा। एक्सरे करने के बाद जो फर्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो दे दिया गया, फर्स्ट एड दे दी गई, और हमें बेड अलॉट कर दिया गया। बेड अलॉट करने के बाद काफ़ी लोग वहाँ मिलने आए, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आए। कुछ अपने लोग आए, जैसे मुझे याद है मेरे मित्र हैं, अभी वो आरटीओ विभाग में उसके बाद नौकरी लगी उनकी, अभी मेडिकल विभाग में है, धर्मेंद्र सिंह रावत जी। तो वो मिले, लेकिन उन्होंने जब बोला कि अभी भी गोलियां चल रही हैं तो आई क्राइड दैट टाइम। मतलब मुझे तब तक मैं हंस रहा था गोली खाने के बाद, लेकिन जब उन्होंने कहा अभी भी गोलियां चल रही हैं तो मुझे लगा कि जब हमारे देखते देखते फिर उसके बाद इतनी घटना हुई, फिर गाड़ी से लाया गया, फिर ये एक्सरेज हो रही हैं, फिर ये, और अभी भी वो कह रहे हैं कि अभी भी गोलियां चल रही हैं, तो पता नहीं कितने लोग मारे गए होंगे। तो देन आई हैड टीयर्स इन माई आईज। वो आज भी याद करते हैं, कहते हैं आप उस समय जब मैंने बोला कि अभी भी गोलियां, तब आप क्या आंखों में आंसू आए। तो ये था कि हमारे लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुआ, लेकिन आ, हमारे को वहाँ के स्टाफ का बड़ा अच्छा वो मिला। और उसके बाद फिर मुझे याद है वहाँ की सांसद, भारतीय जनता पार्टी की सांसद होती थी मालती शर्मा जी, वो भेंट करने आई। अजीत सिंह होते थे किसान नेता, वो आए, चौधरी चरण सिंह जी के सुपुत्र, वो मिलने आए। ऐसे करके काफ़ी लोग आए वहाँ, काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी आए, डीआईजी बुआ सिंह वगैरह ये सब लोग आए, पुलिस के आला अधिकारी आए मिलने के लिए, मतलब घायलों को देखने के लिए। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा थैंक यू सर फॉर दिस 2 अक्टूबर्स गिफ्ट। उनको कॉल किया, मैंने कहा सर जरा मैं कुछ आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर 2 अक्टूबर गिफ्ट। तो वो हेडलाइन बनी थी उस समय वहाँ के लोकल पत्रों में कि थैंक यू फॉर 2 अक्टूबर गिफ्ट। तो बीबीसी लंदन की टीम आई, सबसे पहले हमारे पास बीबीसी लंदन की टीम आई। मैं ये कई बार सोचता हूँ कि हाउ कम इट पॉसिबल कि बीबीसी टीम वाज द फर्स्ट वन टू कम देयर, एंड उन्होंने मेरा पूरा डिटेल्ड इंटरव्यू लिया। तो मैंने उनको बताया, तो आई नरेटेड देम कि किस तरीके से अटैक हुआ, वी शेप में किस तरीके से, और दैट वाज रिलेड नेक्स्ट डे जो बीबीसी हिंदी सेवा थी उसमें ये रिले हुई थी। और वो आप ये समझ लीजिए कि मील का पत्थर साबित हुई आने वाले टाइम में। इट एक्सपोज द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम। संख्या उस पर याद आती है कि कितने लोग गए होंगे दिल्ली? कितनी संख्या में दिल्ली कितनी बसेस थी? इट वाज, मतलब अनकाउंटेबल थी, अनकाउंटेबल इतनी बसें यहाँ से चली थी, और जिस तरीके से पहाड़ों से सभी जगह से आई थी, मुझे लगता है बट नेचुरल है कि उस दिन 25-30 हज़ार की भीड़ तो रही होगी। रामपुर तिराहा पे रही हो, है ना? उससे ज़्यादा ही हो सकती है ना, कम नहीं होगी। उसमें
क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है, हालांकि लोग बसों में बैठे हुए थे, आगे नेतृत्व था जो बात करना चाहता था कि हम कैसे जाएं आगे, लेकिन वो नहीं हो पाया उसमें। ये जो पूरा तैयारी थी कि दिल्ली जाना है और अ, सरकार से बात करनी, सरकार के सामने अपनी मांग रखनी है, इसकी तैयारी क्या थी इसके पीछे जी। कि हमें ये 2 अक्टूबर को दिल्ली जाना है, सरकार से मिलना है? सरकार की तरफ से न्योता आया था या आप लोगों ने डिसाइड किया था कि हाँ ये तारीख है, ये दिन है, इस दिन हम सरकार के नहीं, यहाँ? ये तो हमारी जो उत्तराखंड आंदोलनकारी संचालन समिति, संयुक्त संघर्ष समिति थी, उसने मीट किया था। और वहाँ जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे दिल्ली, उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था कि आप पीसफुली कॉन्ग्रीगेशन रखेंगे, वहाँ से क्या क्या चीज़ें नहीं करनी होती है एक रैली में, वो एक एग्रीमेंट था। अब तो जब NOC उसके उसके वो साइन था, तो हमें तो उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो हम तो लीडर्स ने बोल रखा था कि भाई दिल्ली चलना है, अब वहाँ हम लड़ने थोड़ी जा रहे थे, हम तो मांगने जा रहे थे, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जा रहे थे कि भाई चुनाव ही उसके लिए 2 अक्टूबर का दिन था, ये राष्ट्रपिता का दिवस है, शांति का दिवस है, तो सरकार सुनेगी। तो अब जो लेकिन कहा जाता है कि उस समय किसी बड़े नेता ने ये कह दिया था कि गाड़ियों में हथियार लाए जा रहे हैं दिल्ली में, और शायद चेकिंग उसी के लिए हो रही थी। ये अफवाह फैलाई गई और क्या? अभी इसमें कोई कुछ बोलता है, अब क्योंकि दीज थिंग्स शुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड, इसका एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होता है, होना चाहिए था प्रत्येक चीज़ का। जब आप थॉरो इन्वेस्टिगेट करते हैं पूरे इवेंट को और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो आप पता लगा सकते हैं कि वेदर इसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल कितना था, इसमें विभिन्न पॉलिटिकल जो विंग्स थे वो क्या गेम खेल रहे थे। उसमें आम जनता तो भोली भाली जनता है, उसे क्या मालूम कि क्या है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक की थी। हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने, क्योंकि ये जन आंदोलन था और बट नेचुरल है कि 1994 जुलाई अगस्त में स्टार्टेड, ये बनने लग गया था। तो अगर जुलाई अगस्त में कोई मूवमेंट बन रहा है अश्वनी जी, तो और अक्टूबर तक आते आते वो मेच्योर्ड नहीं होगा, मेच्योर्ड होने में उसे कई साल लगते हैं किसी मूवमेंट को। और सांगठनिक ढांचा नहीं था, कोई नई बॉडी क्रिएट हो रही थी, तो लोकल कौन कौन से लीडर्स हैं, वो लोकल लीडर्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड हैं नहीं हैं, उनकी जिम्मेदारी जो है, वेदर दे आर एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज वगैरह, तो कुछ कमियां यहाँ भी रही होंगी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए उस कांड से मिलता है। लेकिन बाय एंड लार्ज उत्तराखंड के लोग बहुत पीसफुल होते हैं, सभ्य होते हैं, संस्कृतिवान होते हैं, देवभूमि का इन्हें लोग कहा जाता है। इनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया उस दौरान की सरकार के दौरान, वो अनफॉरगिवेबल, उसको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि हमारा जो कटाव हुआ, उसके बाद कभी हमने मुलायम सिंह जी, मायावती जी को अपनी धरती में नहीं उतरने दिया, उनका विरोध किया, प्रखर विरोध किया। और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो वो भी उत्तराखंड की धरती पे उतर नहीं पाए थे, उनको अपने प्लान्स कैंसिल करने पड़े थे। तो ये इस देवभूमि के फिर जनता ने ये दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। जी। तो जब ये घटना हो गई और आप लोग सब, कोई घायल है, किसी की मृत्यु हो गई, फैमिलीज को कैसे इन्फॉर्म किया गया या उनको कैसे पता चला? ये बड़ा एक दिक्कत का विषय था उस समय। कम्युनिकेशंस के साधन तो कोई थे नहीं। जो क्योंकि मुजफ्फरनगर अस्पताल में जिन लोगों को लाया गया वो घायल थे, वो डेड बॉडीज नहीं थी। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो कह रहे थे उठा लो इसको, इसको तो जो उन्हें फ्रंट में जो दिखे
उनको तो वो मुजफ्फरनगर अस्पताल ले आए, लेकिन बाद में जिनको गोलियां लगी उसको उत्तराखंड के लोग ही अपनी बसों में, जीपों में भर भर के, उन्होंने किसी को रुड़की में एडमिट कराया। अच्छा। तो रुड़की में बहुत काफ़ी लोग घायल थे, उनका इलाज हुआ। तो डेड बॉडीज़ के, अब डेड बॉडीज़ कितनी हैं इसके बारे में हमारे को कोई जानकारी नहीं थी। अ, लेकिन एक अंदाज़ा था जब उन्होंने बताया कि भाई धर्मेंद्र जी की अभी फायरिंग हुई, तो इसका ये था कि काफ़ी लोग डेथ, काफ़ी लोगों की डेथ हुई होगी। लेकिन कितने हैं इस बारे में तो कोई आकलन लगाना मुश्किल था। अब अ, मुझे जैसे अपना संदेश भेजना था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किसे कहूँ। तो एक आदरणीय चमोली जी हैं, इनसे मेरा किसी टाइम पे संपर्क हुआ था अपने कॉरपोरेट जॉब के करते हुए। तो मैंने उनको किया, उनसे फिर संदेश भिजवाया नेहरू कॉलोनी में मेरे मामा जी होते थे, उनके परिवार को, और उनके द्वारा फिर मेरे घर पे वो सूचना पहुंची कि यहाँ पे ऐसी घटना हुई। अच्छा, मेरी माता जी भी गई हुई थी। वो फॉर्चुनेटली वो हमारे जो पूर्व सैनिक और उनके परिवारों के लोग थे, वो सुबह 3 बजे के करीब चले। तो वो लोग इतने पीछे थे कि मतलब वो है, लेकिन ये खबर लग गई थी कि हमारे क्षेत्र के युवा को गोली लग गई है। उस क्षेत्र में बहुत आग भड़क गई थी और काफ़ी आगजनी हुई। लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया बड़ी भयावह रूप में दी उस समय। तो अ, बस यही था कि अब हमारे, और कर्फ्यू लग गया था चारों, बाद में जो प्रतिक्रिया हो रही थी उत्तराखंड में, तो सब जगह कर्फ्यू लग गया था। इट वाज नॉट पॉसिबल कि क्या एग्जैक्ट फिगर्स क्या है, किस तरीके से है। तो हम लोग मतलब अनभिज्ञ, जो कम से कम बेड में थे, हम लोग अनभिज्ञ थे। अच्छा, लोग बता भी नहीं रहे थे हमसे कम। उनको ये रहता है कि भाई ये बेचारे घायल हैं, चोट खाए हुए हैं, गोलियां लगी हुई हैं, इनको तो इनको स्ट्रेस फ्री रखा जाए। और हमारे से कोई वैसा कम्युनिकेट भी नहीं कर रहा था, सिर्फ सिंपैथी दिखा रहे थे, है ना, नहीं आप ठीक हो जाएंगे, वो जो जैसे एक बीमार आदमी के साथ ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए हमारे मेरे लिए तो पर्टिकुलरली इस तरीके का रहा कि ये भी नहीं पता बता रहे कि क्या है ना। हम कह रहे अखबार ले आओ, तो कह रहे अखबार नहीं मिल रहा ना। अब देखिए, पता तो लगेगा, या तो अखबार पढ़ के पता लगेगा, या कुछ मोबाइल तो होते नहीं थे कि मोबाइल देख लो, स्क्रॉल कर लो, कोई बताने को तैयार नहीं है। तो वो है। लेकिन जब मैंने जैसे ही खबर लगी तो मेरे मेरठ में मेरे चाचा होते थे, राजेंद्र ध्यानी जी, अब तो स्वर्गवास हो गया उनका, और मेरे मौसा जी होते थे, चक्रधर बौंठियाल जी। पिताजी मेरे बाहरी डाबर इंडिया लिमिटेड में काम करते थे, तो वो सिकंदराबाद थे, वो भी आ गए। तो ये तीनों लोग जो हैं आए जब, तो जब इनके चेहरे देखे तो वन बाय वन देख के हम, तो एक बड़ा साहस होता है अपना इसको। और फिर एक एम्बुलेंस की गई, और एम्बुलेंस करके फिर देहरादून चलने का निर्णय लिया गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रति तो बिल्कुल वो नहीं था ना, विश्वास नहीं था। ये था कि यहाँ रहेंगे जितना ज़्यादा, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो। हालांकि ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये था कि यहाँ मतलब कोई हादसा और गलत हो सकता है, क्योंकि ये आई विटनेस है, इन्होंने बीबीसी में बोल दिया, सब जगह पर वो है, मीडिया में एक्सपोज कर दिया है। तो वो बात तो, लेकिन जब हम एम्बुलेंस से आ रहे थे, तो मैंने एक जो चौंकाने वाली जो चीज़ जो थी, जिसने मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया, तो शीशे से मैं लेटा हुआ था, मैं तो शीशे से देख रहा था, तो पुलिस के, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सड़कें साफ कर रही थी, पानी से धो रही थी, और अ, वो कांच, जिसे टूटा हुआ जो शीशा उसा कांच रहता, उनको बिना जा रहा था सड़कों के किनारे से ना। तो ये देखकर इतना आ गया कि समझ के सबूत जो हैं सारे के सारे
मिटाए जा रहे हैं और प्रोबेबली शायद वो सबूत मिटा दिए गए और यही कारण है कि आज मतलब इतने सालों के बाद भी वहाँ के दंडित करने में अक्षम है कोर्ट है ना। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि उन सबूतों को नष्ट कर दिया गया, पूरी तरीके से वॉश आउट कर दिया गया।